तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग 8 क्लास का इकाई 1 का ग तक यानी 1.3 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लोग चैप्टर को बहुत डिटेल में समझा जा रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चे का जो सजेशन आया हुआ था कि पूरे पेज को रीडिंग डाला जाए, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले चैप्टर को यानी इसके बाद से जितने भी चैप्टर आएंगे वो सारे चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग डालने की कोशिश करूँगा। मतलब पेज में मैं क्या करता हूँ कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है उसको मैं समझा देता हूँ, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी देखना है तो पूरा का पूरा भी उसको समझाया जाएगा। थोड़ी समय ज़्यादा लगेगी, है ना, तो लंबा वीडियो बनेगा, तो आप धैर्य रखिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें हर एक पहलू को, हर एक पॉइंट्स को उसमें कोशिश किया जाएगा, है ना। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जाए जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है और उसको मैं मिस कर दे रहा हूँ, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू शुरू किया जा रहा है आज के चैप्टर को, जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन, ठीक है। ऊर्जा संसाधन में जानेंगे। सबसे पहली बात को कई बार मैं बता चुका हूँ, संसाधन मतलब आपके यूज के लिए है तो संसाधन कहलाएगा कोई भी चीज़। अब ऊर्जा संसाधन मतलब क्या होता है कि ऊर्जा मतलब होता है कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे सूरज से ऊर्जा मिलता है तो सौर ऊर्जा, ज़मीन से ऊर्जा मिलती है तो भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हवा से मिलती है तो पवन ऊर्जा, जल से मिलती है तो जल ऊर्जा। मतलब जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को उपयोग किसी भी काम में किया जाता है। जैसे जल ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में, सौर ऊर्जा का उपयोग भी बिजली उत्पादन में, पवन ऊर्जा का उपयोग भी बिजली उत्पादन में, है कि नहीं है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है बिजली उत्पादन में। तो ऊर्जा का उपयोग अगर कामों में किया जा रहा है और वो काम आपके लिए फ़ायदेमंद है या वो काम आपके लिए हो रहा है, आपके उपयोग के लिए हो रहा है, तो सारे संसाधन कहलाएंगे, है कि नहीं। अब उसी ऊर्जा के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे लोग, ठीक है ना। पहले लाइन में देखेंगे तो विद्यालय और बच्चे जो अपने में ये भाषण का विषय है, अब उस पर चर्चा हो रहा है कि ऊर्जा क्या है, जो कि मैं आपको समझा दिया, ठीक है ना। आगे आएंगे तो नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे में, ध्यान दीजिएगा। पूरी इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आगे और साफ साफ दिखे आपको। यहाँ देखिए लिखा हुआ परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है ना। ये दो वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते देखेंगे तो लिखा हुआ ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। इसका मतलब क्या हुआ, पीछे में अनवीकरणीय, है ना, और नवीकरणीय, दोनों के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था। अनवीकरणीय और नवीकरणीय में समझाया था। नवीकरणीय मतलब वो हमेशा नया रहेगा, अनवीकरणीय मतलब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ों को तो आप सभी पहले से जानते हैं, कई बार मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ समझो, जैसे कहेगा परंपरागत, इसका मतलब होता है कि अनवीकरणीय। परंपरागत मतलब अनवीकरणीय। कहेगा गैर परंपरागत, इसका मतलब समझना कि नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। जैसे मैं आप लोगों को समझाया था कि नवीकरणीय हमेशा नया रहेगा, तो वही समझो कि गैर परंपरागत भी हमेशा नया रहेगा। नया मतलब समाप्त कभी भी नहीं होगा, और परंपरागत जो स्रोत है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शुरू से हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं लोग, है ना। परंपरागत स्रोत मतलब होता है कि वो हमारी परंपरा में चल रहा है। जैसे मान के चलो पेट्रोल आज से थोड़ी यूज किया जा रहा है, बहुत सालों से यूज किया जा रहा है कि नहीं। 100 200 300 साल हो गया जब से गाड़ी बना होगा, तब से पेट्रोल यूज किया जा रहा है। तो पेट्रोल हमारी परंपराओं में चल रहा है। गैर परंपरागत मतलब हुआ है कि अभी नए नए उसकी खोज हुई है, अभी बहुत ज़्यादा भविष्य तक चलने की संभावना, या हो सकता है कि वो ख़त्म ही ना हो। जैसे सौर ऊर्जा, है ना, सोलर सेल नया खोजा गया है, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं, होएगा ही नहीं, है कि नहीं है। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश किया है। परंपरागत मतलब परंपरा से चलते आ रहा है, वो समाप्त हो जाएगा, है ना। परंपरा एक न एक दिन तक खत्म हो ही जाता है। तो ये क्या होता है, क्षयशील होता है। और दूसरा अनवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय मतलब तो जानते ही है। क्षयशील मतलब होता है कि बर्बाद हो जाता है। अरे जैसे मान के चलो पेट्रोल तुम गाड़ी में डाल के से घूम रहे हो, तो बचा थोड़ी रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, क्षयशील हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है कि नहीं। ये सब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होना ही है। समझ आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, है ना, जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत। यहाँ एक बात मेंशन कर दिया है कि जल विद्युत भले ही परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है, लेकिन जल विद्युत एक तरह से अनवीकरणीय स्रोत के भी अंतर्गत आ जाता है। अनवीकरणीय स्रोत मतलब नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कह रहा है कि जल को छोड़कर बाकी सभी अनवीकरणीय, मतलब जल विद्युत जो है ये नवीकरणीय है। कारण क्या है, कैसे नवीकरणीय है। जल विद्युत, देखो जल का यूज करना, जल विद्युत का यूज करना, जल विद्युत यानी बिजली का यूज करना, सिंपल बात है। सब जल विद्युत में कन्फ्यूज आ जाओगे। बिजली जो लाइट होती है उसका यूज करना एक तरह से हम लोग के लिए क्या है,
है ना, वो हो जाएगा अनवीकरणीय, क्योंकि यूज कर रहे हैं तो समाप्त होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है ना, उतना ऊर्जा हम लोग को मिलते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। लेकिन जल विद्युत जो पैदा हो रहा है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ना ही नदिया की पानी चाहे समुद्र का पानी जहाँ टरबाइन लगाया गया है, जहाँ से जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो नदी का पानी ख़त्म नहीं होगा, जल विद्युत ख़त्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा चलते रहेगा, इसीलिए इसको नवीकरणीय स्रोत कहा जा सकता है। ठीक है, आगे जानने की कोशिश करते हैं, आगे समझते हैं, है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है, इसका नवीकरण या पुनः चक्रण क्या संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय में तो मतलब समझते हो, परंपरागत और गैर परंपरागत भी समझ गए। परंपरागत मतलब अनवीकरणीय, गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय। ये दो बातें याद रहेगा ना तो सारी चीज़ समझ जाओगे। अब परंपरागत जो चीज़ें होती है उसको पुनः पूर्ति तो नहीं किया जा सकता, पुनः चक्र मतलब फिर वापस उसको नहीं ला जा सकता है। जैसे पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर वापस थोड़ी ला देंगे उसको, पेट्रोल थोड़ी बना दोगे, नहीं हो सकता है कि नहीं है। आगे चलते हैं, कुल भंडार के उपयोग की मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसलिए इसके क्षयशील संसाधन कहा जाता है। मतलब मात्रा धीरे धीरे घट रही है तो क्या बोलेंगे, क्षयशील ना बोलेंगे, खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ पर ये तालियों का समर्थन है, उसको छोड़िए, आगे आइए। अब आगे लिखा है कोयला। कोयला जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो कोयला है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने की कोशिश किया। यहाँ आइए, यहाँ क्या बता रहा है इसको देखने के समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि भारत में कोयला शक्ति ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में ऊर्जा एवं शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भैया कोयला है। ठीक है, ये देश में कुल भंडार का लगभग 26,454 करोड़ टन है। कोयला एक असादी चट्टान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 7वां क्लास का जब मैं पढ़ा रहा था ज्योग्राफी, तो उसमें मैंने बताया था असादी चट्टान, पहला था अग्नेय चट्टान, दूसरा असादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। तीनों के बारे में बहुत डिटेल समझाया था कि असादी किसे कहते हैं कि नहीं है। और उस समय भी बताया था कि असादी चट्टान के ही अंतर्गत जितने भी कोयला, पेट्रोलियम या खनिज तत्व जैसे पाए जाते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो कोयला एक क्या है, असादी चट्टान है, जो वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब जाने के कारण बना है। अब कोई क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा बच्चा कि, है ना, जैसे क्लासों में पढ़ाते हैं तो बच्चा से पूछता है लोग कि सर बताइए कोयला कैसे बन गया। तो कोयला देखो क्या होता है, जैसे धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधा है, आपको बहुत सारे पेड़ पौधा दिखते होंगे, जीव जंतु है। कभी मान के चलो कि धरती पर भयानक भूकंप आया, भयानक सुनामी आया, भयानक मान के चलो कि कोई उल्का पिंड धरती पर गिरा, आसमान में से कोई गिरा, ठीक है, आसमान में से कोई उल्का पिंड आकर टकरा गया, पूरी तरह से यहाँ धरती जो है नष्ट हो गई, उस क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। नष्ट हो गया क्या हुआ कि वो धरती के नीचे दब गया। क्या हो गया, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे धरती के नीचे दब गया। यही जीव जंतु हजारों करोड़ वर्षों के बाद सूख के सड़ गल के कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से हम लोग को पेट्रोल या कोयला वगैरह मिलता है, समझ आ गया। अब यहाँ ये कोयले का प्रकार दिया, बहुत ही ज़बरदस्त है कोयले का प्रकार। पहला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। और इसको आसान तरीके से मैं याद कराने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा ना। कैसे याद कीजिएगा, देखो बता दे रहा हूँ, ए बी ली पी, क्या भैया, तो ए बी लिपि। ठीक है, ए बी लिपि, और लिप देना है। जैसे गांव में सुनता है वाला कि मिट्टी का घर रहता था, लिपा जाता है ना, तो वही याद रखना है, लिप देना है। ए बी लिपि मतलब ए और बी दोनों को क्या करना है, लिप देना। कैसे भैया, ये क्या है ए बी लिपि, तो ए से एंथ्रासाइड, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पी से पिट। देखो इसलिए मैं बताया क्योंकि जब इसको इस हिसाब से याद कीजिएगा ए बी लिपि से, तो याद रहेगा सीक्वेंस से, लाइन से, कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पिट। ठीक है, अब ये इसको अलग अलग किस्म में क्यों बांटा गया है, होता क्या है कि कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और जिस कोयले में जितना कार्बन होगा वो कोयला उतना ही ज़बरदस्त होगा, और जिस कोयले में जितना ही कार्बन की मात्रा कम वो उतना बेकार और उतने ज़्यादा धुआं आएगा, धुआं हो जाएगा पूरी तरह से जलाओगे तो, है कि नहीं है। तो एंथ्रासाइड सबसे गुड क्वालिटी का कोयला होता है जिसमें 90% कार्बन पाया जाता है और तन को नहीं धुआता। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री उद्योग धंधा में इसका उपयोग किया जाता है। बिटुमिनस जो होता है ये भी जस्ट उसके सेकंड नंबर में अच्छा है, भारत में ज़्यादातर बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, याद रखना। लिग्नाइट थर्ड नंबर पे आ गया जिसमें 50 से 70% मात्रा कोयला पाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, और बराबर मैं क्लास में अपना टेस्ट लेता हूँ तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितना आता है, 90% से ऊपर, बिटुमिनस में 60 से 80%, लिग्नाइट में 50 से 70% और पिट में 50% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है।
अब कोनो बच्चा बोलेगा साहब कि जो घर में जलाया जाता है नहीं कबाब वबाब सेकने के लिए या कोयला जलाता है लोग, उनमें से कौन सा कोयला रहता था? याद रखना, इनमें से कोनो कोयला नहीं रहता है, ना ही एंथ्रासाइड है, ना बिटुमिनस है, ना लिग्नाइट है, ना पीट है। वो क्या लकड़ी जलाया जाता है ना गाँव में देहात में, तो लकड़ी जलाने के बाद जो बच जाता है उसको मतलब जलावन को जलाने के बाद क्या करता है, पानी छिड़क देता है, तो सूखने के बाद वो कोयला बन जाता है। तो वो देसी कोयला रहता है, वो कोयलवा का उपयोग किया जाता है, कोयला वोयला का वो कबाब सेकने में उपयोग किया जाता है, वो कोयला है। याद रखना, इनमें से कोनो कोयला नहीं है। होटल में देखता है सब पत्थर कोयला टाइप होता है, बड़ा बड़ा पत्थर हार्ड रहता है, वो पत्थर कोयला जो है ना वो है पीट, वो देखना चमकते रहता है। सबसे ख़राब क्वालिटी के जो कोयला रहता है वो आता है होटल में, जो हम लोग को लगता है कि कितना अच्छा कोयला है, और जबकि ओरिजिनली में वो सबसे ख़राब क्वालिटी है। ओरिजिनल जब आपको मिल जाएगा ना एंथ्रासाइड ना, तो पहचान ही नहीं पाएगा कोयला है, लगेगा कि आपको वो पत्थर है। आपको ये ना कोयला तो है नहीं, एकदम हार्ड, एकदम कठोर और इतना चमकेगा ना कि आपको लगेगा कि वो पत्थर ही है। ठीक है, आपको ब्लैक कलर का पत्थर दिखेगा। अब इसके बारे में तो पढ़ते हैं कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो, कोयले का उत्पादन देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत का स्थान प्रमुख है। पहला कौन है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस है, चीन है, तो भारत है। ठीक है, कोयले भारत में कोयला गोंडवाना समूह के टर्सरी युग के चट्टानों में पाया जाता है। अब ये गोंडवाना समूह एवं टर्सरी युग के चट्टान मतलब क्या होता है? कई बार मैं बताया हूँ कि पूरी दुनिया जो है दो भागों में बटा हुआ था शुरुआती समय में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो 90 करोड़ वर्ष पहले भारत जो है इसका हिस्सा बना। जब 9th क्लास का चैप्टर जब पढ़ा रहा था कल या परसों में शायद वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें डिटेल में समझाया हुआ कि गोंडवाना समूह किसे कहते हैं। और भारत का प्रायद्वीपीय जो भारत है यानी नीचे दक्षिण भारत जो है ये वाला क्षेत्र का, ये पूरी तरह से गोंडवाना समूह का ही हिस्सा है। ठीक है, तो गोंडवाना समूह के हिस्सा जो है उसके अंदर मतलब कि इस क्षेत्रों में जो कोयला पाया जाता है, ये दक्षिण भारत क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है, ये सारे कोयले गोंडवाना समूह के कोयला है। और ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व के कोयले हैं, 20 करोड़ वर्ष पहले के कोयले हैं, समझ रहे ना। तो दो तरह का कोयला पाया जाता है भारत में, एक तो गोंडवाना समूह के और एक पाया जाता है टर्सरी युग के। टर्सरी युग जो है ये नया युग है, मतलब लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले का है। लेकिन गोंडवाना समूह का जो कोयला है वो 20 करोड़ वर्ष पहले का है, समझ रहे ना। और ये कोयला जो होता है ना लगभग 90% से ज़्यादा, देखो लिखा भी है 98% गोंडवाना समूह कोयला है। थोड़ा बहुत कोयला जो है वो टर्सरी युग का है। तो 98% कोयला जो है अपने भारत में पाया जाता है वो गोंडवाना समूह का है, जो कि कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों में भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। भ्रंश घाटी कितने बार बताया है कि दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को बोलते हैं भ्रंश घाटी, मतलब पहाड़ के बीच के रास्ता को भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई पहाड़ के बीच में से नदियाँ बहती है तो उसको भ्रंश घाटी की नदियाँ कहा जाता है, या दो पहाड़ों के बीच के जो घाटी होता है, जो जगह होता है, उसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो धंसल रहता है एरिया, इसीलिए भ्रंश या धंसल घाटी। ठीक है, तो उसी भ्रंश घाटी में दामोदर नदी है, सोन नदी है, महानदी, गोदावरी, वर्धा, इन नदियाँ जो है इन क्षेत्रों में कोयला हम लोग को देखने के लिए मिलता है, पाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। उत्पादन राज्यों में झारखंड में उत्पादन का देखा जाएगा हिसाब से तो झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपूर्णा, रामगढ़, उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर है ना, झिलमिली, कोरबा, अब आइए उड़ीसा में। ठीक है, तो पहला क्या था? झारखंड था, दूसरा क्या था? छत्तीसगढ़ था, तीसरा आइए उड़ीसा में। उड़ीसा का तालचौर, उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मध्य प्रदेश का सिंगरौली। मिलान करने में दे देता है बुआ, याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन दे देता है यहाँ झारखंड रोड कर लिख देगा, झारखंड लिख देगा, छत्तीसगढ़ लिख देगा, उड़ीसा लिख देगा, मध्य प्रदेश लिख देगा, और अगर सामने लिख देगा जैसे बोकारो, छरिया, धनबाद में से कौन एगो लिख देगा। फिर उसके बाद से जैसे छत्तीसगढ़ का लिख देगा आपका, उसके बाद से यहाँ से छत्तीसगढ़ का दिए तो झिलीमिली, कोरबा, विश्रामपुर, ये कोरबा कई बार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, उड़ीसा वाला पूछ देता है, तालचर वाला। पश्चिम बंगाल का रानीगंज खूब पूछता है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली कुछ पूछता है ना, सुहागपुर, उमरिया, मोहपानी भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस है। और महाराष्ट्र का चंद्रवरदा, कपटी, बरदर, ये सब जो क्षेत्र है ना, ये सब क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस है ना, काफ़ी फेमस एरिया है, समझ आया। तो ये जो एरिया है इस एरिया में कोयले पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, याद रखिएगा सब एक एक राज्य के। अब टर्सरी कालीन कोयला को देखते हैं। तो टर्सरी कालीन कोयला जो है कहाँ है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। यानी कि ये पूर्वोत्तर जो भारत है हम लोग का है ना, पूर्वोत्तर भारत जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, थोड़ा बहुत है कि नहीं है, इस वाले एरिया में पाया जाता है। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मेघालय वाला क्षेत्र हो गया, यानी इस वाले एरिया में पाया जाता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर वाले एरिया में
पाया जाता है। किस युग का? तो याद रखिएगा टर्शियरी युग का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जम्मू कश्मीर वाला कि जम्मू कश्मीर में किस युग की कोयला पाई जाती है, तो टर्शियरी युग की कोयला पाई जाती है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब आइए लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जो है, जैसे अभी पढ़े लो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ये थर्ड नंबर वाला जो कोयला है वो तमिलनाडु के निकट लिग्नाइट एक बेसिन ही है ना। बेसिन के तौर बताया कि नदी जो जितना दूर फैला रहता है उसको नदी बेसिन को मतलब अपवाह तंत्र, यानी नदी का जो फैलाव जितना दूर हुआ रहता है उसको नदी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो लिग्नाइट जो कोयला है वो तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन है, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी होता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो कोयला पाया जाता है, एक तो वो टर्शरी युग का और दूसरा वो कौन सा कोयला है, तो लिग्नाइट कोयला है। उसके साथ साथ तमिलनाडु का एक जगह है लिग्नाइट बेसिन, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्रों में भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब कोयले के बारे में पूरा कहानी समझ गए। देखो कितना समय लग जा रहा है, 15 मिनट में, लेकिन अगर टॉपिक समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, हम लंबा लंबा वीडियो बना सकते हैं, उतना समय देकर बनाएंगे। आप सिर्फ पढ़िए। आपको अगर समझ आ रहा होगा पढ़ाने का तरीका मुझे मेरी, तो एक बार कमेंट कर बता दीजिएगा ठीक है इसी तरह पढ़ाइए, या लग रहा होगा ना थोड़ा और फास्ट पढ़ाइए और मेन टॉपिक बताइए, इतना ज़्यादा मत बताइए तो उसको थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा इस तरह पढ़ाया जाए या पहले जैसे मैं पढ़ा रहा था मेन टॉपिक को उसमें लिख के लाता था, उसी टॉपिक को सिर्फ बता देता था। कौन सी पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लग रहा है, आप अपना कमेंट करके अपनी राय सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए पेट्रोलियम के बारे में समझने देखो। तो कोयला पूरी कहानी समझ आ गया, कोयले के बारे में पूरी तरह से जान गए कि कोयला कहाँ से आया। कोयले 4 प्रकार के पढ़े लो, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ठीक है, चारों कोयला में कितनी कार्बन की मात्रा है उसको ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद कोयला याद रखिएगा अमेरिका में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, उसके बाद से चीन, भारत में कोयला ज़्यादा पाया जाता है ना। भारत में जो कोयला 2 युग का था, एक तो गोंडवाना समूह का था जो 20 करोड़ वर्ष पहले का था, 98% कोयला भारत में उसी युग का पाया जाता है, और 2-3% जो पाया जाता है वो टर्शरी युग का कोयला है जो कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि लिग्नाइट जो तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है, गुजरात में भी है, जम्मू कश्मीर भी है, राजस्थान वाले क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयला आप लोगों को देखने के लिए मिला। ठीक है, समझ आ गया कोयले की पूरी कहानी। अब आते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, आप सभी को पता ही है, क्योंकि भैया गाड़ी तो फूंक फूंक के हम लोग चला रहे हैं, लोग भले कितना तेल महंगा हो या कम हो, सस्ता हो, जो भी हो, है ना, पेट्रोल तो फूंक के आदमी चला ही रहा है गाड़ी को। ठीक है, आगे जानिए पेट्रोलियम के बारे में कहानी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कहानी शुरू हुआ है। भारत में पेट्रोलियम में पहली बार 1866 में पता चला, यानी पता लगा कब? 1866 में। 1890 ईस्वी में डिबगोई जो जगह असम में है, ठीक है, स्टेशन भी है डिबगोई में पहली बार तेल मिला। याद रखना, तेल शोधक मतलब होता है तेल साफ करना। जब आएगा तेल शोधक कारखाना तो उसका डेट बदल जाएगा, जब आएगा तेल का कारखाना या तेल निकालने वाला क्षेत्र है तो इसका डेट बदल जाएगा। दोनों में अंतर है, आगे आएगा, कन्फ्यूज आ जाइएगा। तेल का पता चल रहा है 1866 में। 1890 ईस्वी में डिबगोई में पहली बार तेल का कहाँ मिलता है, तेल का पता चलता है किधर? डिबगोई में। और देखो भारत में पता चला मतलब 1866 में, डिबगोई में पता चला 1890 में। 1959 में खंबात कहाँ है? तो गुजरात में। 1959 में यानी आज़ादी के बाद 1959 में खंबात, और फिर 1975 ईस्वी में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता लगा। देखो एक एक करके पता चल रहा है। पहले भारत में पता चला 1866 में, उसके बाद पता चला असम के डिबगोई वाले क्षेत्र में 1890 में, फिर पता चला गुजरात में 1959 में, फिर पता चला 1975 में मुंबई में। मुंबई के से 13 किलोमीटर की से शायद ज़्यादा है या 13 किलोमीटर है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। यहाँ मुंबई हो गया, इसे समुद्र में लगभग 13 किलोमीटर अंदर जाने पर वो क्षेत्र जो है उसको बोला जाता है मुंबई हाई तेल क्षेत्र। याद रखना, मुंबई हाई तेल क्षेत्र जो मुंबई में ना होगा, मुंबई से आगे है, समुद्र के साइड में है। ठीक है, एग्जैक्ट शायद 13 किलोमीटर है या ना आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा, शायद 13 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो मुंबई शहर से समुद्र की तरफ जब बढ़ा जाता है 13 किलोमीटर में, तो वहाँ पर जो एरिया जो मिला वहाँ तेल के मिलने की संभावना व्यक्त किया गया और वहाँ से तेल निकाला जा रहा है। कब ये व्यक्ति पता लगा था? 1975 में। याद रखिएगा। खंबात में कब पता चला था? खंबात की तरफ भैया, तो ये गुजरात जो है ना, ऐसे गुजरात जब बनाते हैं है ना, तो इसी वाला एरिया जो होता है ना खंबात की खाड़ी कहलाती है, समझ रहे ना, है ना। यहाँ है, ये है खंबात की खाड़ी, और ऊपर वाला जो है ये है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो खंबात वाले क्षेत्र में 1959 में मिला था, समझ आ गया। अब इसके अलावा आते हैं, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप में तेल पाया जाता है। विश्व में तेल उत्पादक देशों में इराक का
किरकुक इराक का याद रखना, इराक किरकुक। ईरान का मस्जिद सुलेमान। अब देखो क्वेश्चन लेकर फंस जाता है इसी में। इराक में क आ रहा है, अब देखो किरकुक भी क से शुरू है। ईरान में क्या आ रहा है, न आ रहा है। लास्ट में देखो सुलेमान में भी न आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मस्जिद सुलेमान, गज सारन, करमनशाह, लाली, ये सब जगह कहाँ का है, ईरान का है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो लगभग सब में 9 मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी करमन आ जाएगा, एक लाली छोड़ के। तो ईरान भी चल जाइएगा लाली। ठीक है, सऊदी अरब में ना दामम, सऊदी अरब में दामम, कातिफ, अबकेक, बुक्का। कुवैत में बुरगन क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है किसके लिए, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। ये सारे क्षेत्रों को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन क्षेत्र फेमस है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ आसाम के जो जगह है वो लिखा है डिबगोई, नहरकटिया, हुजड़ीगंज, मोरान, रुद्रसागर, निगरू है ना। उसके बाद से बौरहुल्ला मुख्य उत्पादन वाला क्षेत्र है। गुजरात के अंकलेश्वर, कलोल, बलोल, कोसम, मेहसाना ना। मेहसाना क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेहसाना पूछा था। गुजरात का मेहसाना जो जगह है किस लिए फेमस है, तो याद रखना पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, आगे आइए ना, बकरोल, नौगांव इत्यादि जो है किसके लिए फेमस है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। इधर आ जाइए, नीचे देखते हैं। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र में जो देखे लो, यानी मुंबई वाला जो क्षेत्र है, मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है, जहाँ समुद्र के सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है, जहाँ तेल खनन काम करने के लिए मदद करता है। ठीक है, अभी मैं बताया कि समुद्र में ही निकाला जाता है मुंबई में से। उसके बाद जाइए, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के बेसिन में भी मुख्य रूप से नारी मामम एवं कोविल कपलम में भी तेल मिलते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में भी मांगला तेल क्षेत्र मिलते हैं। इस सभी जगहों को आपको ध्यान में रखना है। 2 बार 3 बार इसको पढ़िएगा ना, तो होगा क्या ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएगी और बाद में आपको इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी देखो बाई द वे अगर याद भी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार 4 बार पढ़िए। एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभार जब ये रीडिंग डाला हुआ चीज़ रहता है ना, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कभी कभी दिमाग काम कर जाता है कि ये चीज़ हम कहीं देखे हैं, तो फटाक से आप आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़िए, घबराइए नहीं कि याद नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा कहाँ से डाटा याद करेंगे, कोई बात नहीं याद हो रहा, रीडिंग डाल सकते हैं ना, मुंह है, दिमाग है, कम से कम इतना तो रीडिंग डाल सकते हो। तो रीडिंग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार इसको रीडिंग डालिए। या तो आपके पास बुक नहीं होगा तो मेरा वीडियो को दोबारा देखिएगा, 5 दिन 6 दिन बाद तिबारा देखिएगा, है ना। अगली बार देखिएगा तो और फास्ट मोड में देखिएगा, जल्दी जल्दी देखिएगा इसको, तो बार बार देखते रहिएगा। तो उससे क्या होगा ना, या आपके पास बुक होगा तो कोई बात नहीं है, बुक से भी पढ़ सकते हैं, उतना कोई टेंशन नहीं है। आप वीडियो देखिए, चना देखिए, है कि नहीं है, तो लेकिन पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है चाहे बुक से पढ़ो चाहे वीडियो से देख के पढ़ो, है ना। पढ़िएगा तो क्या होगा ना, 5 बार 6 बार पढ़ ले रहिएगा तो एग्जाम में आपको उसका फ़ायदा दिखेगा। आगे आते हैं, ये सभी कच्चा तेल उत्पादक केंद्र है। कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है। अभी मैं बोला कि कच्चा तेल जो होता है ना, वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसलिए इन उत्पादित तेल को शोधक कर उन विभिन्न उपयोगों में लाया जाता है। ठीक है, ऐसे तेल शोधक केंद्र परिष्करण तेल शोधशाला कहलाता है। मतलब क्या होता है, जो धरती के नीचे जो तेल निकलता है ना, वो कच्चा रूप में रहता है, कीचड़ की तरह रहता है, समझ रहे ना। उसको मशीनों द्वारा फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है और वहाँ बड़ी बड़ी कारखाने रहता है, जिसको बोला जाता है तेल शोधक कारखाना, तेल शोधशाला या तेल शोधक कारखाना। उसमें डाला जाता है, उसको विभिन्न तापमान पर गर्म करके उसमें से साफ सफाई करके निकाला जाता है। पूरे देश में 18 को तेल शोधक कारखाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तेल साफ करने का कारखाना 18 को है, जो कि अपना एक बिहार में भी है, जिसका नाम है बिहार में बरौनी। ठीक है, बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है, बिहार के बरौनी में। ठीक है, तो तेल शोधक जो कारखाना में तेल को साफ करके विभिन्न स्तर पर क्या बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है, कैरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल बनाया जाता है। उसके बाद से और अन्य बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद से पेट्रोलियम पदार्थ और भी बहुत सारे जो कचरे बच जाते हैं, उसका उपयोग क्रीम में, जो आप लोग मुंह में पोतने के लिए क्रीम जो यूज करते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अन्य कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे वैसलीन जो होता है ना, देखना वो पेट्रोलियम वैसलीन जो वाइट कलर का जो लगाते रहता है आदमी की होंठ लिप्स जो होता है फटता है तो आदमी लगाता है, या कहीं कहीं स्किन पे भी लगा लेता है, तो वो सब पेट्रोलियम पदार्थ से बना रहता है। कभी ज़्यादा मात्रा में हाथ पर या फेस पर लगा के धूप में खड़ा होकर देखना, जलन महसूस होगा, समझ आए
है ना, आगे आइए, आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो पेट्रोलियम कहानी समझ आ गया, पेट्रोलियम कहाँ से बना, कैसे बना, किस क्षेत्र में बना। इसमें याद करने वाली क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाली डाटा याद करने के लिए। अगेन इसको देख लीजिए, पहली बार 1866 में, डिबगोई में 1890 में, खंबात यानी राजस्थान में 1959 में, गुजरात में 1975 में। इसलिए मैं दोबारा बताया कि जब ये आगे डाटा आएगा ना तो उसमें देखना कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब आइए प्राकृतिक गैस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक गैस का समझते हैं। प्राकृतिक गैस को उपयोग मोटर गाड़ी चलाने, जैसे सीएनजी उपयोग हो रहा है ना, सीएनजी का उपयोग सुन रहा होगा लोग, ग्रीन कलर का जो ऑटो चल रहा है उसमें सीएनजी गैस भरा जा रहा है। फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसको अपना भोजपुरिया भाषा में बोला जाता है चपाइल नेचुरल गैस। चपाइल मतलब इसको कंप्रेस मतलब होता है संपीड़ित करके, चाँप के, एकदम दाब के उसको सिलेंडर में भरा गया है, ठीक है। तो इसीलिए चपाइल नेचुरल गैस भी बोल सकते हो, ये चपाइल प्राकृतिक गैस, ठीक है। आगे चलते थे, इसका उपयोग काची में, गाड़ी चलाने में, खाना बनाने में। जो खाना बनाने में क्या होता है, एलपीजी, वो भी प्राकृतिक गैस है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, फुल फॉर्म होता है। विद्युत उत्पादन में, मशीनों चलाने में प्राकृतिक गैसों का कुल भंडार 700 अरब टन है, जो देश में 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा वितरण एवं विवरण किया जाता है। मतलब गैसों को पहुँचाने के लिए पाइपलाइन लग चुका है, कितना, 3340 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन लग चुका है, ठीक है। अब उसके अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक पाइप गया, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1330 किलोमीटर सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जो कि 1730 किलोमीटर, ये भारत का सबसे लंबा अभी तक का गैस पाइपलाइन है। कहाँ से कहाँ तक गया है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये एरिया पूरा याद रखिएगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये क्वेश्चन आने की संभावना, प्रबल संभावना है, ठीक है। अब आइए जल विद्युत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जल विद्युत में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देश में पहली जल विद्युत, पहला जल षड्यंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, है ना। बीपीएससी ही क्वेश्चन पूछा हुआ पहले कभी किसी एग्जाम में, ठीक है। तो पहली बार जल विद्युत षड्यंत्र दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी भाग है। जब पश्चिम बंगाल के जब बारे में ऐसे पश्चिम बंगाल का ऐसे देखिएगा तो लगभग ऐसे पश्चिम बंगाल का मैप है। तो इस वाले जो एरिया आता है ना, ये दार्जिलिंग वाला एरिया यही कहलाता है, जहाँ पर घूमने के लिए लोग अक्सर जाते हैं। तो दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, वो एरिया जो कह रहेगा कि दार्जिलिंग में 1897 में, है ना, जल विद्युत उत्पादन करने का पहला वहाँ प्रोग्राम शुरू किया गया। तो उसके बाद कहाँ किया गया, कावेरी में शिव समुद्रम, तो कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम बांध है, ठीक है। शिव समुद्रम जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है। सफल और व्यवस्थित उत्पादन शुरू किया। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी परियोजना में कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना, याद रखिएगा, सतलज नदी पर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इतना, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्रों में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पे है, जो कि दामोदर नदी कहाँ है, तो कोलकाता में है। रिहंद परियोजना सोन नदी पे है, जो कि यूपी में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पे है, जो कि उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है ना। तुंगभद्रा नदी जो आ जाता है कर्नाटक और ये क्या बोलते हैं उसको, आंध्र तेलंगाना वाला क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। इस परियोजना में हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है। तो पूछेगा सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सा, हीराकुंड। जबकि भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी परियोजना। लंबी और बड़ी दोनों में यह अंतर है। लंबी परियोजना हीराकुंड, बड़ी परियोजना कौन सी, भाखड़ा नांगल, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना था, टिहरी बांध परियोजना सबसे ऊंचा, याद रखना, टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। और लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना, भाखड़ा आंसर दे देता है। क्यों, तो देखना लिखा रहता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना। जब गुरुत्वीय आ जाएगा तो भाखड़ा, और नॉर्मल देगा तो टिहरी ऊंचा है, ठीक है। याद रखिएगा सबके बारे में। अब आइए ताप विद्युत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ताप विद्युत में क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली ताप विद्युत कहा जाता है। मतलब किसी भी कारण से गर्म करने के बाद बिजली उत्पादन किए, चाहे कोयला से गर्म किए, पेट्रोल से किए, चाहे प्राकृतिक गैस से बिजली उसे उत्पादन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र में कहलगांव, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, उसके बाद से तालचर, बरौनी के बाद क्या आ जाएगा आपका,
है ना, ओबरा, नासिक, पतरातू, ये सब जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस जगह है। इस सभी क्षेत्रों के बारे में चाहे तो आप इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कहलगांव याद रखिएगा बिहार में है। कहाँ भैया? तो कहलगांव है हम लोग का बिहार में, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, याद रखिए कहलगांव बिहार में, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है। फरक्का तो हम लोग का पश्चिम बंगाल में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में देखिए कि ये लोग कहलगांव है ना, आप लोग का ये कहलगांव बिहार में हो जाएगा। कोरबा शायद उत्तर प्रदेश में है, बरौनी भी बिहार में है, पढ़वे किए लोग, ठीक है। नासिक तो महाराष्ट्र में चल जाएगा, ठीक है। बोकारो झारखंड में चल जाएगा। तो इन सभी क्षेत्रों को चाहे तो सभी क्षेत्रों के बारे में पता करके देख सकते हैं, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है, यानी परमाणु ऊर्जा तैयार किससे होता है? तो यूरेनियम से। और यूरेनियम का जो अयस्क है वो है पिच ब्लेड। क्या है भैया? तो कई बार क्वेश्चन पूछता है यूरेनियम का अयस्क, और अयस्क क्या होता है ये तो मैं बता चुका हूँ कई बार, ठीक है, पीछे ही बता चुका हूँ। तो यूरेनियम का अयस्क कौन है भैया? तो पिच ब्लेड है। क्या है भैया? पिच ब्लेड है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार है। फलतः पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र 1955 में तारापुर, याद रखना, 1955 में तारापुर यानी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। और उसके बाद से राणा प्रताप सागर के कोटा में है। राणा प्रताप, ये सब क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राणा प्रताप सागर जो है किस प्रकार की ऊर्जा का केंद्र है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चाहे तारापुर, फेमस क्वेश्चन है, तारापुर महाराष्ट्र में जो है ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और राणा प्रताप वाला कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नौरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापाड़ा गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कुडलकुलम तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये सब जगह याद रखिएगा, ये सब परमाणु ऊर्जा केंद्र है और जगह जगह पर इसका दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, मतलब वो स्रोत जो समाप्त नहीं होगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी भंडार जो असीमित है, मतलब भंडार इतना ज़्यादा ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये स्रोत नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं, खत्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब शामिल है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में, भारत में कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है? तो 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। सोलर प्लेट की सहायता से सूरज की गर्मी उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। ये सारे बच्चे जानते होंगे कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछेगा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो गुजरात के भुज में लगाया जा रहा है। पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। 7वां क्लास में ही दिया हुआ है कि पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जितना अंदर घुसिएगा, प्रत्येक 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ते जाएगा, एक नहीं है, 7th क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। पृथ्वी के भीतर ऊर्जा एवं ताप संग्रहित रहता है। पृथ्वी के भीतर गर्मी है, जाहिर सी बात है कि नहीं। विशेष तकनीक से लाकर इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है, मतलब मशीन द्वारा उसमें से गर्मी को निकाला जाता है, गर्मी द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, क्वेश्चन पूछा हुआ है। लद्दाख का पूगा घाटी, इसी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन उठा के देखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ हिमाचल प्रदेश का मणिकरण, लद्दाख का पूगा घाटी, मध्य प्रदेश का तातापानी जो है क्या है? भूतापीय संयंत्र के लिए काफ़ी फेमस है। हिमाचल प्रदेश में लगेगा आप लोगों की बर्फ वाला इलाका है, भूतापीय संयंत्र नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। धरती के नीचे तो गर्मी समान है, चाहे ऊपर बर्फ हो चाहे नहीं हो। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में, लद्दाख के पूगा घाटी में और मध्य प्रदेश में तातापानी में जो जगह है वहाँ उस जगह पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगे हैं, याद रखिएगा। तेज बहते हुए पवन ऊर्जा से क्या होती है? पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के में कर्नाटक इसके दोहन के लिए अच्छी संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा की लगभग 50,000 मेगावाट बिजली उत्पादन इसे कर सकते हैं। गुजरात के लांबा, देखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, गुजरात के लांबा एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। किस तरह का आ गया? दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूगा घाटी और लांबा भी, ठीक है। लांबा किस लिए फेमस है? तो पवन ऊर्जा, लांबा पवन ऊर्जा, पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा। पूगा घाटी कहाँ था भैया? तो पूगा घाटी था लद्दाख में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये चीज़ें आप दिमाग में लोड करके रख ले रहिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा आपको, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा वाला और आपका ये पवन ऊर्जा वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश का तातापानी जो ऊपरी है, ठीक है। अब ये गुजरात के लांबा जो है एशिया का सबसे बड़ा क्या है?
षड्यंत्र है। कौन सा कैसा षड्यंत्र है? पवन ऊर्जा का षड्यंत्र है, षड्यंत्र नहीं संयंत्र है। षड्यंत्र मतलब बताओ, वो तो षड्यंत्र रचना मतलब दुश्मनी रचना, ठीक है। आगे चलिए, संयंत्र मतलब मशीन। आगे, देश के तटीय भागों में जहाँ हवाएं तेज चलती है पवन ऊर्जा का विकास की अच्छी संभावना है। यानी जो तटीय क्षेत्र है जहाँ हवा खूब तेज चलती है वहाँ पर पवन ऊर्जा की संभावना हो सकती है। तटीय भागों में आने वाली ज्वार से पैदा होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, ज्वार भाटा के बारे में कई बार बताता हूँ। समुद्र के लहरें उठना ज्वार, फिर नीचे गिरना भाटा, फिर ऊपर उठना ज्वार, फिर नीचे गिरना भाटा। और ये क्यों होती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के आकर्षण के कारण, फिर सूरज के आकर्षण के कारण सूरज अपने तरफ धरती पर के मौजूद समुद्र के लहरों को खींचता है, इसीलिए ऊपर उठता है, इसीलिए उसी को बोला जाता है ज्वार। और जब ऊपर उठता है तो उसी से क्या किया गया, मशीन फिट कर दिया कि ऊपर उठेगा नीचे गिरे तो मशीन घनाघन चलेगा, तो उसको बोला जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। क्या बोला जाएगा? ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है ना। भारत में भी इसकी संभावना है, असीम संभावना है, ठीक ठाक है। अनुमान से 8000 से 9000 मेगावाट की इसकी बिजली उत्पादन हो सकता है। खंबात की खाड़ी, याद रखना, खंबात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन की संभावना है। सुंदरवन साइड में, खंबात की खाड़ी साइड में, कच्छ की खाड़ी में क्या है, ज्वारीय ऊर्जा का संभावना हो सकती है। आगे आइए, संसाधन का संरक्षण, यानी इन संसाधनों को बचाना काहे जरूरी है भैया? तो बहुत बार बता चुके हैं, संसाधन कुछ ऐसे है जो कबो ना कबो समाप्त हो जाएगा, तो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? मुंह ताकेगा, बैठ कर दांत चियारेगा कि हमारे लिए कुछ हिले नहीं है, गरियाएगा आपको, ठीक है, कि हमारे पूर्वज जो थे संसाधन को कुपात्र की तरह नोच नोच के खा के जियान कर दिए, सब उड़वा दिए, ख़त्म कर दिए, हमारे लिए कुछ ही नहीं छोड़े अब। इसलिए संसाधनों को संरक्षण करना, बचाना जरूरी है। क्यों? कुछ संसाधन क्षयशील है, अनवकरणीय, यानी मतलब समाप्त हो जाने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, और कुछ कहानी यहाँ दिया हुआ है डेविड हाबी जाबी के बारे में। हो गया चैप्टर समाप्त। अब चैप्टर समाप्त हुआ तो क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। गोंडवाना कालीन चट्टानें किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो गोंडवाना कालीन जो चट्टान थे उसमें कौन सा मिल रहा था? पूरा चैप्टर को इतना स्लो मैं पढ़ाया हूँ, अगर बढ़िया से ढंग से जो बच्चा पढ़ेगा ना, धक से मारेगा। कोयला, कौन सी के लिए भैया? तो कोयला के लिए वो जगह जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे, तो अगला देखेंगे, कोयला का स्रोत में अच्छा किस्म कौन सा है? बताओ कौन सा है? एंथ्रासाइट, 2 नंबर में बिटुमिनस, 3 नंबर में लिग्नाइट, 4 नंबर में पिट। कौन नहीं जानता है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो सिंगरौली, अब ये तो जस्ट तो बताया है किस में है, मध्य प्रदेश में। झारखंड में क्या था कोयला वाला? बोकारो था, है कि नहीं? बिहार में तो कोयला खैर हिले नहीं है ना। उसके बाद हुजड़ीगंज में किसका उत्पादन ही आता है? हुजड़ीगंज जो क्षेत्र था, तो हुजड़ीगंज में किसका उत्पादन किया जाता है? याद रखिएगा, हुजड़ीगंज जो क्षेत्र था वो पेट्रोलियम के लिए फेमस था। पीछे पेट्रोलियम जब पढ़ा रहे थे उसमें हुजड़ीगंज वाला जो क्षेत्र था वो फेमस था, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में ना, किधर के क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, तो पवन ऊर्जा किस क्षेत्र में था? लांबा कहाँ था? गुजरात में। अभी जस्ट पढ़े लो, पवन ऊर्जा बोले कि क्वेश्चन पूछता है पूगा घाटी, लो आ गया पूगा घाटी वाला। पूगा घाटी भी जस्ट क्वेश्चन पूछे हैं, पूगा घाटी वाला काहे लिए फेमस था भैया? तो पूगा घाटी था फेमस भूतापीय ऊर्जा के लिए। किधर में भैया? तो लद्दाख में। और मणिकरण था ही पूगा घाटी, मणिकरण जो क्षेत्र था भूताप के लिए कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में था कि नहीं था? दोनों पीछे पड़ के आए। ज्वारीय ऊर्जा किस क्षेत्र में हो सकता है? तो ज्वारीय ऊर्जा हो सकता है सुंदरवन डेल्टा के साइड में, खंबात में, गुजरात के एरिया में। कोयला उत्पादन तो जानबे करते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन बताइए, पेट्रोलियम उत्पादन जो है पहली बार पता कब लगा था? थोड़ा कमेंट करके बताइए, तो आपको अगर दिमाग में बचा होगा तो। उसके बाद बताइएगा कि मुंबई में कब तेल निकालने के लिए शुरू किया गया। आगे आइए, लिखा हुआ कलपक्कम में डैश का उत्पादन होता है भैया? तो कलपक्कम में क्या चीज़ का भैया? तो परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे लोग। कलपक्कम तमिलनाडु, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए। भाखड़ा नंगल डैश मीटर ऊंचा था, तो कितना ऊंचा था भैया? तो 225 मीटर ऊंचा था, ठीक है। सॉरी। अंकलेश्वर में डैश का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा अंकलेश्वर में उत्पादन होता है तेल, कौन का? पेट्रोलियम तेल। सॉरी, अंकलेश्वर में पेट्रोलियम तेल उत्पादन होता है। अंकलेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ भैया? गुजरात में। क्या चीज़ का उत्पादन होता है? तो तेल का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, पेट्रोलियम तेल का। मथुरा तेल शोधक केंद्र डैश राज्य में है? तो मथुरा तो आपको मालूम है, मथुरा कहाँ हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भैया? यूपी में। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना
है ना। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना पर विकसित है, किस नदी विकसित है, तो हीराकुंड है महानदी पर। इसको याद करने का एक बार ट्रिक में बताया था, हीरा महान होता है, हीरा क्या होता है भैया, महान होता है, तो महानदी पर है हीराकुंड परियोजना, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं आगे, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन। आज हम मिलान करने वाला, इसको भी निपटा लेते हैं लोग, क्या लेकर छोड़ेंगे लोग, ठीक है। मुँह पानी, मुँह में पानी आ रहा है, नहीं भाई, मुँह पानी किससे मैच करेगा, तो कोयला से मैच करेगा। मुँह पानी कहाँ था, तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में, MH यानी महाराष्ट्र मुंबई में था, ठीक है। रुद्र सागर जो है, रुद्र सागर किससे मैच करेगा, तो याद रखिएगा रुद्र सागर पेट्रोलियम से मैच करेगा। कहाँ था भैया रुद्र सागर, तो त्रिपुरा में है रुद्र सागर, ठीक है। उसके बाद से फरक्का जो है, ये फरक्का जो है किससे मैच करेगा, तो याद रखिएगा फरक्का मैच करेगा ताप विद्युत से। कहाँ भैया, तो ये है वेस्ट बंगाल, है ना, ताप विद्युत, ये फरक्का कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तारापुर जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है ना, कहाँ है भैया, तो महाराष्ट्र में, आप सभी को मालूम है तारापुर वाला महाराष्ट्र में। ताता पानी जो है सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस, मध्य प्रदेश में, जस्ट अभी पढ़े लो ना, मध्य प्रदेश में ताता पानी। ये रहा कंप्लीट हम लोग का ये वीडियो। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्द आ जाएगा, जल्द क्या, आज ही आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। आज पूरी इकाई को मैं डाल दूंगा। ये हो गया इकाई 1 पूरी कंप्लीट, अब इकाई 2 शुरू होगा, है ना। नाइट तक हो सकता है कि इकाई 2 शुरू हो जाए, या इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन तो लगातार अभी पूरी इकाई 1 का डाल दूंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लगातार आते रहेगा। और वीडियो कैसा लगा, इतना सोलो में पढ़ाया जाए कि और फास्ट पढ़ाया जाए, मेन टॉपिक पढ़ाया जाए, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करो, बताइएगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।